गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। सेल हम लोगों ने पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा, सेल की खोज कहाँ से शुरुआत हुई वो पढ़ा, किसने किया, क्यों किया वो पढ़ा, सेल वॉल के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, राइट। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल के अंदर प्रेजेंट जो भी ऑर्गेनल्स हैं उनमें से एक है। तो ये क्या मुझे आंसर मिला? आंसर ढूंढना शुरू करते हैं, राइट। पढ़ना नहीं शुरू करते हैं, आंसर ढूंढना शुरू करते हैं। कोई भी टॉपिक हो, आंसर उसी में छुपा होता है। 50% 60% है ना, मुझे निकालना आना चाहिए, राइट। तो आंसर यहीं से ढूंढना शुरू करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल पढ़ रहे हैं, तो सेल में हम लाइन बाय लाइन सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं। तो आज जो टॉपिक लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी मेरा सेल ऑर्गेनल्स है, राइट। तो जब सेल ऑर्गेनल्स है तो इसका भी कोई फंक्शन होगा, तभी तो है। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर लीवर है, तो लीवर क्यों है? कोई काम है, उसका कोई फंक्शन है, तभी तो है। किडनी है तो क्यों है? कोई फंक्शन है, तभी तो है। सिमिलरली सेल के अंदर ये सेल ऑर्गेनल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर प्रेजेंट है तो इसका कुछ फंक्शन होगा, कोई काम होगा, राइट। तो देखते हैं, आंसर यहीं से ढूंढना शुरू करते हैं। ये देखो, पढ़ चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं उसी के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। ये मेरा न्यूक्लियस है, मैंने पढ़ा है ना। सेल के सेंटर में, सेल के बीच में एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है, जिसको केंद्रक बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है। बाहर के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लियर है। तो न्यूक्लियर के बाहर ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर देखोगे तो दो तरह का स्ट्रक्चर तुमको दिखेगा। दो तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। न्यूक्लियस के बाहर स्ट्रक्चर देखोगे, पहले आंसर यहीं से ढूंढ रहे हैं ना। पहले देखा है कि गोल गोल पढ़ चुके थे, इसलिए मुझे पता है कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर देखा है स्ट्रक्चर, तो दिख रहा है दो तरह का स्ट्रक्चर। एक नीचे है, एक न्यूक्लियस के नीचे है, एक न्यूक्लियस के राइट साइड में है ना। एक न्यूक्लियस के नीचे है, एक न्यूक्लियस के राइट साइड है। मतलब कि ये जो फोटो आ रहा है न्यूक्लियस के नीचे, जो डायग्राम आ रहा है, वो दो तरह का आ रहा है। एक आ रहा है जिसमें देख रहे हैं डॉट 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 चारों तरफ है। एक है जिसमें कोई डॉट डॉट नहीं है। एक में डॉट 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 है स्ट्रक्चर में, एक स्ट्रक्चर में डॉट 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 नहीं है। तो ये इसका ये आंसर मुझे मिला कि भैया न्यूक्लियस के नीचे एक कुछ स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, वो स्ट्रक्चर दो तरह का पाया जा रहा है। तो ये मुझे पता चला कि ये भाई जो भी भाई साहब हैं, ये जो भी इनका नाम है, ये कितने तरह के हैं? दो तरह के। देखो साइड में लिख लो आंसर, कितने तरह के हैं? तो दो तरह के हैं। ये आंसर मिला ना, बुक में पढ़ने की जरूरत पड़ी है नहीं ना, डायग्राम देखी कर आंसर मिला ना। न्यूक्लियस के नीचे और न्यूक्लियस के बगल में दो डायग्राम है। पहला न्यूक्लियस के जो नीचे है उसमें डॉट 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 है, और न्यूक्लियस के बगल में जो है वो डॉट 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 नहीं है। मतलब ये पता चला कि दो तरह का, एक में डॉट है, एक में डॉट नहीं है। मतलब कि जो डॉट है मतलब क्या है? खुरदरा टाइप का, अजीब सा दिख रहा है, रफ है ना। तो इसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर फॉर रफ, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस साइड कोई डॉट डॉट नहीं है, तो इसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब डायग्राम को देखकर एक चीज़ पता चल गया कि न्यूक्लियस के नीचे ये जो भाई साहब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जा रहे हैं वो कितने तरह के? दो टाइप के हैं। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? अब दूसरा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, सेंस लगाओ कि न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? जहाँ सेल ऑर्गेनल्स बैठे होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा पहले प्रीवियस, साइटोप्लाज्म होता है ना। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के एरिया में ही ये जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो मुझे पता चला कि न्यूक्लियस के बाहर का एरिया क्या है? साइटोप्लाज्म। तो ये मैं अगर दे दूँ, न्यूक्लियस के बाहर का एरिया में अगर इसको बना दूँ, तो न्यूक्लियस के बाहर का एरिया ये पूरा सेल है। सेल का जो ये वाला पोर्शन है, पहला पोर्शन ये है, दूसरा पोर्शन, तो ये पोर्शन साइटोप्लाज्म है। मतलब कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को जोड़ रहा है। यही मिला ना कि ये जो साइटो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये साइटोप्लाज्म की दीवार मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को
और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, ये मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों की दीवार को ये जोड़ रहा है कौन, तो क्या जोड़ रहा है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोड़ रहा है। तो इससे एक और आंसर मुझे मिला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, कनेक्टिविटी बनाने का काम है। कहाँ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में कनेक्टिविटी बनाएगी। ये आंसर मिला। पहला मुझे मिला कि 2 टाइप है ना, 2 टाइप के हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा आंसर ये मिला मुझे कि ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कनेक्टिविटी की तरह काम कर रहा है। कनेक्टिविटी की तरह काम कर रहा है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टिविटी की तरह काम कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। अब तीसरा देखो, ये जो रफ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो रफ क्यों है, क्योंकि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, इसीलिए खुरदरा दिख रहा है, डॉट डॉट दिख रहा है। राइबोसोम पाए जाते हैं, और स्मूथ इसलिए है कि राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, है ना, क्लियर। तो राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम जहाँ रहेगा उसका काम है प्रोटीन बनाने का काम है, याद रखना, ये राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाने का। तो ये मुझे पता चला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटीन कहाँ बनता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है। क्यों, क्योंकि राइबोसोम वहाँ प्रेजेंट, इसलिए वो रफ है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, इसका काम है फैट को बनाने का काम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, फैट बनाने का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसाइज करने का। क्यों है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। कनेक्टिविटी जब ये कर रहा है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का, अगर मेरे घर में अगर सीढ़ी है, सीढ़ी जो रूफ से कनेक्ट है, तो क्यों कनेक्ट है, मुझे ऊपर जाने के लिए कनेक्ट है और ऊपर से नीचे आने के लिए कनेक्ट है। तो सिमिलरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में कनेक्ट है, तो क्यों कनेक्ट है, तो भाई मटेरियल्स का, प्रोटीन सिंथेसाइज का, फैट सिंथेसाइज का इंफॉर्मेशन लेके यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ आएगा, है ना, उसका काम है ना पूरे बॉडी में कुछ ना कुछ काम करवाने का, तो ये उसका काम है, राइट। तो ये चीज़ मुझे पता चला ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। अभी तक बुक की जरूरत पड़ी, आंसर ढूंढ लिया ना हम लोग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो एक सेल ऑर्गेनेल्स है। कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियस के बाहर अटैच होते हैं। तो न्यूक्लियस के बाहर का एरिया कौन सा एरिया कहलाता है, तो साइटोप्लाज्म का एरिया कहलाता है। मतलब ये चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में वो कनेक्ट है। तो कनेक्ट क्यों है, तो कनेक्ट इसलिए है कि वो कनेक्टिविटी का काम करता है। तो कौन कनेक्टिविटी का काम करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टिविटी का काम करता है। कहाँ से कहाँ तक कनेक्टिविटी का काम करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक कनेक्टिविटी का काम करता है। डायग्राम को देखकर क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि एक रफ है, दूसरा स्मूथ है। रफ क्यों है, तो राइबोसोम पाए जाते हैं इसलिए रफ है। राइबोसोम पाए जाने का वजह क्या है, इसलिए है कि वहाँ प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। तो मतलब कि प्रोटीन का सिंथेसाइज कहाँ होता है, तो वहाँ होता है जहाँ रफ एरिया है, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है, इसलिए है कि वहाँ राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए स्मूथ है। तो इनका क्या काम है, तो ये इनका काम है कि ये फैट का सिंथेसाइज करते हैं, फैट को बनाते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये जो सेल ऑर्गेनल से बड़े काम का चीज़ है, एक है कि प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, एक फैट सिंथेसाइज कर रहा है, जो कि बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है, कनेक्टिविटी का काम कर रहा है। दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने का भी काम यही भाई साहब करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। क्लियर, कहीं पे कंफ्यूजन। अब देखो कविता सुनो, दोनों को मिलाना मेरा काम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दोनों को मिलाना मेरा काम है। दोनों किसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों को मिलाने का काम है, मतलब कनेक्टिविटी का काम ये कर रहा है। एक स्मूथ तो दूसरा रफ, दोनों मेरा पार्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक स्मूथ है तो दूसरा रफ है, तो दोनों पार्ट इसी का ना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है ना, वही मैं कह रहा हूँ। दोनों को मिलाना मेरा काम है, एक स्मूथ तो दूसरा रफ, दोनों मेरा पार्ट है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन मेरा जिम्मा है, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन मेरा जिम्मा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है, फॉर्मेशन करना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी काम करना उसकी जिम्मेदारी है मेरा ना, इसीलिए मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरा नाम है। फिर से सुनो,
दोनों को मिलाना मेरा काम है। एक स्मूथ तो दूसरा रफ, दोनों मेरा पार्ट है। सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन मेरा जिम्मा है, इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरा नाम है। क्लियर? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया होगा सब अच्छे तरीके से? आ गया तो सब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो कि और मैं मेहनत करूँ, है ना, अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू सो मच।